सभी मित्रों को नमस्कार। अज्ञेय जी पर केंद्रित एकाग्र की यह 9वीं कड़ी है और इस 9वीं कड़ी में हम सबकी प्रिय साहित्यकार मृदुला गर्ग जी उपस्थित हैं। आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन। आपको मित्रों नमस्कार। नमस्कार। मित्रों, मृदुला गर्ग जी की कहानियां, संस्मरण किस तरह से विषय को उठाते हैं और क्रमशः आगे बढ़ते हैं, उससे गुजरना हमेशा ही बड़ा प्रीतिकर होता है। और भाषाई जो बुनावट है, उसके अतिरिक्त पूरे कहन की जो एक निरपेक्षता होती है, वह भी हमें प्रभावित करती है। आज अज्ञेय जी पर केंद्रित इस संस्मरण में भी हम ऐसे ही कुछ तत्व देख सकते हैं। मैं मृदुला जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपनी बात आरंभ करें। मृदुला जी। 1 मिनट दीजिए। मित्रों, इसके पहले कि मृदुला जी अपनी बात शुरू करें और अज्ञेय जी पर केंद्रित अपने संस्मरण को हमसे साझा करें, एक बात और कह दूं कि किस तरह से मृदुला गर्ग जी और मंजुल भगत जी जुड़ी हुई हैं। दो बहनें तो हैं ही, कई और ऐसे उल्लेखनीय तथ्य हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए और कई मित्रों का इस ओर ध्यान गया भी है। मंजुल भगत मृदुला जी से लगभग 2.5 वर्ष बड़ी रही और दोनों ने ही एक साथ लेखन किया और साहित्यिक जगत में जिस तरह से इन दोनों ने अपनी जगह बनाई और अपने तई संघर्ष किया, अपने आप को स्थापित किया, वह भी महत्वपूर्ण है। और दो लेखकों की जो यह साझेदारी है, जिनमें दो बहनों का एक आनंद भी है और कहीं न कहीं दोनों की अपनी एक चुहलबाजी भी है, और इन सब के बीच एक अपने लेखन को लेकर एक गहरा आत्मविश्वास भी है। वह बिल्कुल शुरुआत के दिनों से हमें इन दोनों ही बहनों में दिखता है, इन दोनों ही रचनाकारों में दिखता है। बीच बीच में ऐसे संस्मरणों में हम कहीं ना कहीं वह आहट सुन पाते हैं। मृदुला जी जब स्वयं को भी नहीं बख्शती हैं, तो ऐसे में वह दूसरों को भी बहुत ही निरपेक्षता के साथ जज कर रही होती हैं और वह एक तरफा नहीं होता है। वह स्वयं के लिए भी उतने ही आग्रह के साथ, उतनी ही निर्ममता के साथ तौल रही होती हैं, स्वयं को भी, स्वयं के व्यक्तित्व को भी, अपनी सीमाओं को भी, अपने लेखन को भी। तो कई तत्व आज इस संस्मरण में हमें देखने को मिलेंगे। मृदुला जी, स्वागत। शुरू करूं? जी। दोस्तों, आज मैं अज्ञेय जी पर कुछ कहने वाली हूं। उनके लेखन पर तो अब और कुछ कहना बेवकूफी होगी। मैं उनसे 2-4 बार ही मिली, 2-4 मुलाकातें ही हमारी हुई, मगर हर मुलाकात बहुत खास थी। इसलिए उन मुलाकातों का ही मैं बयान आपके सामने करूंगी। उसमें से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप अब तक थक चुके होंगे, काफी देखते रहे हैं ऐसी चीजें, तो एक बार और थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। इसका जो शीर्षक है वो मैं नहीं पढ़ रही हूं, वो खुलेगा अपने आप और बाद में बतलाऊंगी क्यों है। अजय जी से मेरी पहली मुलाकात 1974 में हुई, जब मेरी बहन मंजुल भगत, जो लेखिका थी जिनका जिक्र अर्पण जी ने अभी किया, उनका पहला कहानी संग्रह गुलमोहर के गुच्छे भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। मैं करीब 10 बरस दिल्ली से बाहर रही थी और तभी वापस लौटी थी।
1970-71 में हम दोनों ने करीब करीब एक साथ लेखन शुरू किया था। उनकी ये पहली पुस्तक छपी थी, मेरी तब तक कोई पुस्तक नहीं छपी थी। तो इस पहली किताब की प्रकाशन की खुशी में सप्रू हाउस में चाय पान था। लगे हाथों 2-4 लेखक, आलोचक वगैरह भी किताब पर बातचीत करने वाले थे। एक दिन अचानक ये सप्रू हाउस है, ये हमारे घर के करीब हुआ करता था। हम जब बच्चे थे तो इसी के करीब रहा करते थे। एक दिन अचानक मंजुल मेरे घर आई और बोली, मजा तब आए जब जलसे में अज्ञेय आए। मैंने कहा बुला लेते हैं। आप समझ गए होंगे हम हिंदी साहित्य के राजनीतिक शिष्टाचार से किस कदर अनभिज्ञ थे। अलबत्ता अज्ञेय के साहित्य से अनभिज्ञ नहीं थे, उन्हें खूब पढ़ा था। उन दिनों अज्ञेय हिंदी साहित्य जगत पर, या हिंदी साहित्य के गगन पर कहना चाहिए, सूर्य की तरह दैदीप्यमान थे। पर चूंकि मंजुल ने अंग्रेजी में एमए में नाम लिखाया था, हालांकि किया नहीं था एमए, और मैं अर्थशास्त्र पढ़ाती रही थी, हमें हिंदी जगत के सोपान तंत्र और चरण स्पर्शीय शिष्टाचार की आदत नहीं थी। मिरेन हाउस और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हम लोग नामी गिरामी प्रोफेसरों और अर्थशास्त्रियों से आराम से बराबर खड़े होकर बहस कर लिया करते थे। घर का संस्कार भी काफी बौद्धिक और उदार था। हर उम्र का बंदा दूसरे से आराम से बहस कर लेता था। दरअसल पिताजी का अज्ञेय से अच्छा परिचय था, पर उन्होंने उनसे बात करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम दोनों से वो अपना रिश्ता तब जाहिर करेंगे जब लोग ये कहें कि ये मृदुला और मंजुल और मृदुला के पिता हैं, ये नहीं कि मंजुल और मृदुला इनकी बेटियां हैं। तो क्या कह सकते हैं, हमारी तकदीर, ऐसे नैतिक जन हमारी ही किस्मत में लिखे। खैर, अब उन्होंने बात नहीं की तो नहीं की। हमने तय किया हम अज्ञेय को फोन करके अपने आप आमंत्रित करते हैं जलसे में। फिर हमने एक काल्पनिक सिक्का उछाला जो हमेशा की तरह मेरे विपरीत पड़ा। यानी मतलब ये कि फोन करने का जिम्मा मेरा हुआ। फोन मिलाया गया। अज्ञेय ने खुद उठाया या किसी ने उठाया और उन्हें बुलाया, मैं नहीं जानती। वो फोन पर आए तो मैंने कहा, वात्सायन जी, मेरा नाम मृदुला गर्ग है, आप मुझे नहीं जानते। मेरी बड़ी बहन है मंजुल भगत, आप उन्हें भी नहीं जानते। उनकी पहली किताब गुलमोहर की गुच्छे छपकर आई है। उस खुशी में हम फला तारीख को सप्रू हाउस में चाय पान कर रहे हैं, आप आइए। पूछा गया किताब कहाँ से छपी है। मैंने बतलाया भारतीय ज्ञानपीठ से। तब मंजुल ने मेरे हाथ से फोन ले लिया और बोली, ये वही भारतीय ज्ञानपीठ है जिसने सुमित्रानंदन पंत को पुरस्कार दिया था। वात्सायन जी ने कहा, हाँ समझ रहा हूं, पर पुस्तक तो मेरे पास आई नहीं। तो हम आकर दे जाते हैं, मंजुल ने कहा। अब बंगाली मार्केट से आपके घर कौन से नंबर की बस जाती है? रहने दीजिए, अज्ञेय ने कहा और फोन कट गया। मैंने कहा, अजीब अहमक है तू, उनसे बस का नंबर पूछने की क्या जरूरत थी, हम अपने आप पता कर लेते। वो बोली, तू कौन कम बेवकूफ है, मैं मृदुला गर्ग हूं, आप मुझे नहीं जानते। वो मंजुल भगत है, आप उसे नहीं जानते। ऐसे कोई आता है कहीं? तो हमने तय पाया कि अज्ञेय नहीं आएंगे, पर वे आए। सबसे पहले आए, देर तक रहे, किताब देखी, शायद एक कहानी पढ़ भी डाली। बोले, ऐसी बहनों को देखने का मोह कैसे छोड़ता जो अपनी पुस्तक की खुशी खुद मना रही हों। मंजुल ने दबे स्वर में मुझसे कहा, ये तो ऐसे है कि कोई पूछे आप अपने जूते खुद पॉलिश करते हैं, तो
जनाब कहें, आप किसके करते हैं? यानी हम बॉरम समझ नहीं पाए कि अपनी किताब की खुशी खुद क्यों नहीं मनाई जा सकती। उनसे नहीं कहा तो वो उनके व्यक्तित्व के प्रभामंडल के कारण। ये वो जमाना था जब रविन्द्रनाथ ठाकुर के बाद किसी लेखक की सदैह छवि अगर मोहित करती थी तो अज्ञेय की। अपनी छवि की तलाश में वो सजग सतर्क थे। एक शब्द में कहना हो तो मैं उस छवि को यही नाम दूंगी, तराश। तराशी हुई दाढ़ी, तराश के साथ स्त्री क्या लिबास, तराशा सदा स्वर, तराशे तेवर, तराशा रचना कर्म और चिंतन, तराशी आत्मकथा। वही शेखर की जीवनी। तराशी यायावरी, तराशा प्रेम कई बार या एक बार भी नहीं। वैसा ही तराशा हुआ अहम। दूसरे के अहम को तराश कर बौना बनाने का मादा भी खूब था उनमें। साधारण को तराश कर सानुपातिक कर डालने का भी। मेरे लिए उनके व्याख्यानों से बढ़कर उनका ये तेवर ही धरोहर है, जिसके चलते वे किसी के आगे कभी झुकते नहीं थे। एक गोष्ठी में मुझे याद है, पोलैंड के विख्यात हिंदी अध्येता स्मेकल साहब ने हिंदी वालों को शुद्ध हिंदी न बोलने पर धिक्कारा। अज्ञेय ने निहायत संयमित स्वर में विरोध जतलाते हुए कहा, हमारी भाषा है, हम जैसे चाहे बोलें, हम निरंतर उसे परिवर्तित करते हैं, करना चाहिए। एक और जगह एक प्रगतिशील गोष्ठी थी, उसमें अज्ञेय ने बोलने से इसलिए इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा कि विचार विमर्श का स्तर निहायत बचकाना है। बहुत मनाया गया उनको, पर वे नहीं माने, उठकर चले गए। जबकि बाकी के दिग्गज लेखक कुछ देर ये मान मनोवल का खेल खेलते रहे थे, पर आखिर बोलने को तैयार हो गए थे और काफी देर तक बोले थे। अज्ञेय अपनी संजीदगी और दीर्घ मौन के लिए मशहूर थे। हमारा सौभाग्य था कि हमने उन्हें मुस्कुराते, हंसते, मजाक करते देखा उस दिन। यहाँ जरा सा संशोधन करना जरूरी है। आमने सामने हमने उन्हें मुस्कुराते, हंसते, मजाक करते उस दिन ही देखा था जिस दिन गुलमोहर के गुच्छे का लोकार्पण हुआ। पर दूर से उनकी सुस्मित खिलंदड़ी छवि के हम काफी अरसे से साक्षी रहे थे। यकीन नहीं हो रहा तो बतला दूं कि हम मिरांडा हाउस में उन दिनों पढ़ते थे जब कपिला मलिक या वात्सायन वहां अंग्रेजी पढ़ाती थी और वात्सायन जी का उनसे प्रेम योग चल रहा था। अब अज्ञेय की गुरु गंभीर छवि को देखते हुए अफेयर तो कहा नहीं जा सकता, पर था अफेयर ही। कपिला जी पूरे मिरांडा हाउस की लाडली बेटी थी। वात्सायन जी से उनका विवाह हुआ तो हमें लगा जैसे हमने बेटी विदा की। उनकी आशिकी और शख्सियत की कशिश वात्सायन के उपन्यास नदी के द्वीप में हमने महसूस की, आपने भी की होगी। कोई कितना भी अज्ञेय क्यों न हो, आशिकी के सफर के दौरान बेमुस्कुराए नहीं रह सकता। लिहाजा हमने दूर से जब उन्हें देखा दमकती मुस्कान के साथ। जब कपिला जी से उनका संबंध विच्छेद हुआ तो उसका दुख हमने भी अपने रग रग में महसूस किया। वैसे इला जी से भी हमारे अच्छे संबंध थे और वो हमें बहुत पसंद थी। शिशु के लिए उनकी उद्दाम अतृप्त लालसा के भी हम साक्षी रहे थे, पर खैर उसका यहाँ जिक्र करना भी फालतू है, नहीं करना चाहिए, अवान्तर प्रसंग है। हम वापस आए कवि से पहली सदेह मुलाकात पर। कुछ न कहकर बहुत कुछ कह गए उस दिन अज्ञेय। हमें ईमानदारी का अमूल्य सबक सिखला दिया, या समझिए कि पिताजी की सीख पर मुहर लगा दी थी।
याद है ना, पिताजी ने कहा था, तब तुम्हें पहचानूंगा जब लोग कहें कि ये मृदुला मंजुल के पिता हैं। उस बेलौस ईमानदारी की वजह से आगे चलकर हमने तरह तरह के अन्याय सहे, पर ईमानदारी नहीं छोड़ी। चाय के दौरान अज्ञे का पिताजी से मिलना भी हो गया, और उन्होंने जब ये कहा, तो आप इनके पिता हैं, हमारे हाथ लॉटरी लग गई, क्योंकि अब पिताजी सार्वजनिक तौर से हमारे पिता तजवीज हो गए थे। अज्ञे के कहे का निहितार्थ समझने में हमें देर नहीं लगी। हिंदी साहित्य जगत में ईमानदारी से अपनी भावनाएं प्रकट करने का रिवाज नहीं था। हर लेखक अजब दार्शनिक या गुस्सैल मुद्रा अपनाए घूमता था, जैसे साहित्य का जनाजा कंधों पर उठाए हो। प्रेम, कला, शिल्प, वैयक्तिक अस्मिता, रस आदि तिरस्कार और उपेक्षा के भाव थे, बल्कि यूं समझिए भाव ही तिरस्कृत था। घोषित प्रगतिशील पत्नी के निस्वार्थ प्रेम का भरपूर मजा लेते हुए प्रेम को नकारते थे। अफीम खाने से परहेज नहीं था उन्हें, पर धर्म को अफीम कहकर धिक्कारते थे। मेहनताने का चेक मिलने पर उसे भुनाकर शराब पीना प्रगतिशीलता का चिन्ह थी, पर बच्चों के लिए मिठाई खरीदना उच्च वर्गीय प्रतिक्रियावाद। छोटी दिवाली पर हुई रेडियो रिकॉर्डिंग के बाद मैं इस व्यापार की भुक्तभोगी रही थी। धुरंधर से धुरंधर लेखक कलम हाथ में थामे इंतजार करने पर मजबूर था कि शिल्प सूझे तो विचार की धारा को रचनात्मक कृति बनाए। पर शिल्प के अदम्य आकर्षण को पाश्चात्य अनुकरण बतलाकर लांछित करने से बाज नहीं आता था। भूल जाता था कि मार्क्सवाद स्वयं धुर पाश्चात्य फलसफा था, और ये भी कि कला और सौंदर्य बोध को कोस के वे मार्क्स की अपूर्व भाषा, उसके अपूर्व भाषा ज्ञान और कलात्मक शिल्प को भी तिरस्कृत कर रहे थे। वो ये याद ही नहीं रखते थे कि मार्क्स ने एक बार कहा था कि मार्क्सवाद से वो खासा परेशान है। ऐसे माहौल में भाषा और शिल्प के अद्भुत चितेरे अज्ञे का कला के प्रति समर्पित रहकर साहित्यिक बिरादरी का सम्मान पाना, सम्मान जीतना एक तरह से कहना चाहिए, चमत्कार से कम न था। अनेक गोष्ठियों में उन्हें ईमानदारी और साहस के साथ अपने नितांत मौलिक चिंतन को शब्द देते मैं सुन चुकी थी। जब वे दिनमान के संपादक थे तो उन्होंने प्राग, वॉर्सो जैसे जो अंग्रेजों के दिए उच्चारण थे उन्हें छोड़कर यूरोप के शहरों के मूल नाम प्राहा, वर्सावा आदि लिखना शुरू किया था। पर अफसोस हम अपनी उपनिवेशवादी मानसिकता से उबर न पाए, इस सच्चाई को हजम न कर पाए, और उनके जाने के बाद हम उसी अंग्रेजियत पर लौट आए। हम भूल गए कि अंग्रेजों ने जरूर ये उच्चारण दे दिए थे और हम उन्हें फक्र से इस्तेमाल करते थे, पर यूरोपवासी खुद अपने मूल उच्चारण में अब उनके नाम लिखते बोलते थे, वो अंग्रेजी उच्चारण में उन्हें नहीं कहते थे। यूरोप भ्रमण के दौरान भारतीयों की इस वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ती है। एक मजेदार वाकया तो तब हुआ था जब मेरा बेटा पोलैंड गया और जो लिखा हुआ आया उसको हमने अंग्रेजी हिसाब से पढ़ा तो हमें वो क्रैकाओ समझ में आया, जो दरअसल था वर्सावा। तो वहां पर जब वो पहुंचा तो वो पूछता रहा क्रैकाओ क्रैकाओ, और वो कहीं यहाँ इस नाम का कोई शहर ही नहीं है। अंततः पता चला कि वो जिस तरह लिखा गया था वो वर्सावा था। हमारे यहाँ भी आगे चलकर आप जानते ही हैं, कैलकाटा को कोलकाता, बॉम्बे को मुंबई, ये सब नाम दिए गए, और मुझे लगता है इसकी नींव अज्ञे नहीं डाली थी। हालांकि काफी भारतीयों को उससे ऐतराज भी था, तो खैर हुआ करे, हम क्या करें। उस पहली मुलाकात के बाद अज्ञे से कई गोष्ठियों में मिलना हुआ, पर साक्षात अकेले मिलना 6 बरस बाद हुआ। 1980 में जब मेरा चौथा उपन्यास अनित्य छपा। पहला उपन्यास 1975 में छपा था,
पर मंजुल भगत वाला वाकया हमने दोहराया नहीं। एक बात तो ये थी कि दोहराव में तिलिस्म नहीं होता, और दूसरी बात ये थी कि प्रकाशक ने जो गोष्ठी आयोजित की थी उसमें बतौर अध्यक्ष जैनेन्द्र जी को आमंत्रित किया गया था, और जैनेन्द्र और अज्ञेय के बीच तनातनी अरसे से चल रही थी। सुना गया था कि जैनेन्द्र ने कहीं अज्ञेय का परिचय अपने अनुवादक की तरह दे दिया था, तो जाहिर है अज्ञेय बहुत नाराज थे उनसे। दरअसल जो जैनेन्द्र ने वात्सायन को अज्ञेय उपनाम दिया था, मानी जैनेन्द्र ने ही दिया था ये अज्ञेय उपनाम, आप शायद जानते होंगे, वो भी उनको खास पसंद नहीं था अज्ञेय को। अपनी नापसंदगी वो जाहिर भी करते रहते थे, पर अचरज इस बात का था कि उसका प्रयोग भी करते थे। उस उपनाम का प्रयोग करने से कतराते नहीं थे। ये इस बात का सबूत था कि वात्सायन नाम का कवि धरती से ऊपर नहीं, धरती पर विचरने वाला जीव था, सब तरह के मानवीय गुण दोषों से संपूर्ण। और अगर हम धरती को प्रकृति या पर्यावरण का पर्याय माने तो अज्ञेय से ज्यादा कौन था धरती का। पत्ते पत्ते में उनकी गहरी काव्यात्मक ही नहीं दार्शनिक रुचि थी। वैज्ञानिक जानकारी भी कम नहीं थी उनकी। कौन सी वनस्पति कब कहाँ उगी, किस जैविक तर्क के तहत पनपी, किस तरह हरियाई और नष्ट हुई, उनसे ज्यादा कोई कभी नहीं जानता था, न किसी ने कभी जानने की कोशिश की थी। प्रकृति का नैसर्गिक संगीत उनके लेखन में यूं तरंगित था कि उसकी सौंदर्य अनुभूति ही नहीं, उसमें निहित गहन चिंतन भी उसमें प्रकृति के विलक्षण तर्क से ही प्रेरित मालूम पड़ता था। यही कारण था कि उनके अतुल्य और विपुल गद्य साहित्य के बावजूद अंततः उनके नाम के साथ कवि शब्द जुड़ा, उपनाम की तरह जुड़ा। कवि अज्ञेय, जैसे गुरुदेव ठाकुर या शेक्सपियर का साथ द बार्ड, तो वैसे ही कवि अज्ञेय। 1980 में तमिश लेखक पुटेकट को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उस उपलक्ष्य में शाम के चायपान में मंजुल और मेरी मुलाकात अज्ञेय और पुटेकट से एक साथ हुई। चित्र खींचे जा रहे थे। पता नहीं अज्ञेय को क्या सूझा कि मंद स्मित के साथ मंजुल और मेरे एक तरफ खड़े हो गए। पुटेकट को दूसरी तरफ खड़े होने का इशारा करके बोले, हम इनके द्वारपाल हो जाएं। ये हंसी मजाक कितना दुर्लभ था मैंने बाद में समझा। वहीं उन्होंने मुझे बतलाया कि किसी पत्रिका में मेरे उपन्यास की समीक्षा की। कहा, बड़ी तारीफ की है आपकी। फिर जोड़ा, घर आए तो बात हो सकती है। मुझ कूड़ मक्स को भी समझ में आ गया कि उपन्यास उन्होंने पढ़ लिया है। मैं तिपहिया लेकर केवेंटर ईस्ट, जहां वो रहते थे, उनका बंगला था, दरअसल तो इला डालमिया का बंगला था, वहां पहुंची तय वक्त से 5 मिनट बाद। शहर के शहरी पन की कैद से छूटा ये गजब इलाका था, मगर मुश्किल ये थी कि घर मिलकर नहीं दे रहा था। मैंने वक्त की पाबंदी का सबक घुट्टी में पिया था, लिहाजा तिपहिए से उतरते ही आकुल स्वर में मैंने देर से आने के लिए माफी मांगी। उनके चेहरे पर मुस्कान सी छलकी, एक भौं ने हरकत की और वे बोले, आइए। मुझे लगा सिर्फ 5 मिनट की देरी के लिए क्षमा मांगना उन्हें अच्छा लगा है। जहां तक मुझे याद है, रमेश चंद्र शाह और कुछ अन्य जन बरामदे में थे, पर अज्ञेय मुझे सीधे बैठक में ले गए। सबसे पहले जो उन्होंने कहा उससे मुझे अचरज भी हुआ और उनकी छवि की तराश भी कुछ हद तक बिगड़ी। उन्होंने कहा, मेरे पिछले उपन्यास चितकोबरा पर सारिका में बहस पढ़ी थी उन्होंने, पर उपन्यास नहीं पढ़ा। अनित्य पढ़ने के बाद चितकोबरा मंगाकर पढ़ी। चकित मैं सोच रही थी, अगर अज्ञेय जैसा मनमौजी और दबंग व्यक्ति
सारिका की फूहड़ टिप्पणियों से प्रभावित होकर चितकोबरा पढ़ने से परहेज कर सकता था, तो आमजन का क्या हाल होगा? तब तक चुप्पी का पाठ मैं सीख चुकी थी, सो अपनी भवों को तनिक ऊपर उठा, सम पढ़ ले आई, पर कहा कुछ नहीं। अज्ञेय ने शरणांश को मुझे ताका। एक छाया चेहरे पर थिरक कर गुजर गई, जैसे पत्ता खड़का हो। फिर हम अनित्य पर बात करने लगे। बहुत बातें हुई, दोहराना बेकार है, कोई गवाह तो है नहीं। कुछ बरस पहले चंद्रकांत बांदेवटेकर ने मुझसे कहा था कि अज्ञेय को अनित्य पसंद आया था, पर उसका भी कोई गवाह नहीं है। तो आप माने या न माने, दोनों उचित हैं। हाँ, उस बातचीत में एक दिलचस्प प्रसंग ऐसा था जिसे मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। वो मेरी स्मृति में अटक कर रह गया है। उपन्यास के अनित्य नामक पात्र के बारे में उन्होंने कहा, कैसा मोह भंग है उसका, जब वो बार बार लौट आता है। नमस्कार। प्रतिवाद में मैंने कहा, यही तो अंतर है यायावर और सन्यासी में। सन्यासी जाता है तो लौटता नहीं, यायावर लौट लौट कर आता है, तभी तो यायावर कहलाता है। नहीं, यायावरी के विशेषज्ञ अज्ञेय से ये कहना गुरु शिष्य परंपरा के दरबार में तो गुस्ताखी ही थी। और मुझे आदत थी डॉक्टर VKRV राव और KN राज जैसे दिग्गज गुरुओं से बहस करने की, तो निसंकोच अपना मत दे डाला। उन्होंने जवाब नहीं दिया, न विरोध न अनुमोदन। बस इस बार पत्ता जरा जोर से खड़का। एक सुरमई छाया चेहरे से होकर गुजरी और कमरे में मौन पसर गया। चुप्पी खिंचती गई। उनकी चुप्पी की दीर्घता से मैं खुद तो परिचित नहीं थी, पर बखान काफी सुन रखा था। इसलिए कुछ देर बाद मैं उठकर खड़ी हो गई, कहा, नमस्कार। जाएंगी? वे बोले। एक बार फिर चेहरे पर छाया लहराई, पर वो पहली छाया से कुछ अलग थी। बैठिए, उन्होंने कहा, इला नाश्ता ला रही हैं। किसी अदृश्य संगत के अंतर्गत इलाजी और उनके साथ नाश्ते की ट्रे लिए सेवक तुरंत उपस्थित हो गए। मैं बैठ गई और कर भी क्या सकती थी। सोचा मुझे इलाजी के पास छोड़ अज्ञेय बाहर चले जाएंगे, पर वे नहीं गए। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद पता नहीं क्यों इलाजी और मेरे बीच लेखक के अहम पर बात चल निकली। मैं चोट खाई थी, शायद इसलिए मेरे मुंह से निकला, लेखक में अहंकार तो होता ही है। इस बार अज्ञेय के चेहरे को जिस छाया ने धूमिल किया, वो गुजरी नहीं, टिकी रही। मैंने तुरंत संशोधन किया, अहंकार नहीं, अहम कहना चाहिए था। छाया हट गई। फिर जाने मुझे क्या सूझा कि आ बैल मुझे मार की तर्ज पर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वैसे व्यवहारिक अंतर है नहीं दोनों में। कहने के साथ अपना पर्स उठा चलने की तैयारी भी कर ली। सोचा इस बार उनके चेहरे पर जो उभरेगा देर तक झेला न जाएगा, झेल न पाऊंगी। पर हुआ ये कि माथे पर शिकन आते आते बिला गई और वे मुस्कुरा दिए। मेरा मंतव्य समझ मेरे ही अस्त्र से मुझे परास्त कर दिया। मैं नतमस्तक हुई। शायद कुछ बरस बाद उनकी जब मृत्यु हुई, तो उस पर मैंने जो पंक्तियां लिखी, उसके पीछे वो सहज दुराव और लगाव भरा परिहास रहा होगा। उन दिनों मैं रविवार में एक पाक्षिक स्तंभ लिखा करती थी, उसी में मैंने अज्ञेय पर लिखा था। पर उन पंक्तियों को उद्धृत करने के पहले एक बात और कहना चाहती हूँ। अज्ञेय का 75वां जन्म दिवस बहुत शान से मना था। कई समारोह हुए थे।
उन्हीं में से एक में आपसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था, हमारे यहाँ 75 नहीं 77 वर्ष और 77 दिन की आयु महत्वपूर्ण है। पता नहीं क्यों मैं कभी डायरी नहीं रखती थी, फिर भी जाने क्यों उस दिन मैंने ये बात अपने हाथ में जो मेरी पुस्तिका थी उसमें दर्ज कर ली थी। उनकी मृत्यु हुई तो ये कथन याद आया। उस पड़ाव पर वे नहीं पहुंचे थे। ये जब लेख लिखा तब भी मैंने पुस्तिका खोजने की कोई कोशिश नहीं की। बहुत प्रयोग वस्तुएं नष्ट हो चुकी हैं, वो भी कहीं बिला गई होगी। खोजने का मन ही नहीं हुआ। वैसे भी याददाश्त काफी है। सबूत होने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं हो सकती, क्योंकि आखिर ये बात मेरे सपने में तो आई नहीं होगी। अब ये ने कही तभी मुझे पता है। वैसे एक बात है, हरिवंश राय बच्चन ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसके अंत में भी 77 वर्ष 77 दिन लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको वो पंक्तियां पढ़कर सुनाती हूँ जो मैंने रविवार में उनकी मृत्यु पर लिखी थी। अमूमन मैं इतनी भावुक नहीं होती हूँ किसी की मृत्यु पर। भावुक शायद इसमें भी नहीं हूँ, भाव प्रवण जरूर हूँ। धरती के अपने नियम हैं, आसान नहीं है उसका संबल छोड़ ऊपर उठ पाना। आदमी चाहता है ऊपर उठकर जिए तो धरती वापस खींच लेती है। जितना ऊपर उठता है उतना धरती का आकर्षण वापस खींचता है और अंततः अपने भीतर जज्ब कर लेता है। 5 अप्रैल को सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय का अंतिम संस्कार होता देख मुझे बार बार यही लग रहा था। 5 अप्रैल को ही 11 बरस पहले मेरे पिता का अंतिम संस्कार हुआ था और तब भी मुझे यही महसूस हुआ था। अज्ञेय महान विभूति थे, कवि, साहित्यकार, पत्रकार, आलोचक, चिंतक, दार्शनिक, क्रांतिकारी, पर फिर भी थे तो धरती के। उन्होंने चाहा नीम के पेड़ पर मचान लगाकर काठ का महल बनाया जाए, धरती से उठकर हवा में निवास हो, पत्तों परिंदों के बीच। गलत नहीं चाहा उन्होंने, पेड़ की जड़ें भी आखिर धरती में ही रहती हैं। एक जमाना पहले हमारे पूर्वज पेड़ों पर घर बनाकर ही रहते थे, या कहना चाहिए घर वे बनाते नहीं थे, पेड़ ही उनके घर द्वार संपत्ति हुआ करते थे। उनके जीवन स्रोत थे, मात्र प्रेरणा स्रोत नहीं। जीवन निर्वाह के तमाम जरूरी साधन वे पेड़ों से प्राप्त करते थे। भोजन, जलावन के तिनके, वलकल वस्त्र, पुष्पों के अलंकार और कुछ एक बर्तन भांडे। जो पेड़ दे देता ले लेते, उतना भर, बस, ज्यादा नहीं। पेड़ों के नीचे पैदा होती थी घास, जो गाय भैंस भेड़ बकरियों की जीवनदायिनी थी, और जमा होता था पानी। पानी जो स्वयं जीवन है, और हवा भी तो। हवा प्रकृति की देन थी, पर पेड़ों से अलहदा नहीं। पेड़ उसे स्वच्छ, शीतल और शक्तिदायक बनाए रखते थे। नीम का पेड़ विशेष रूप से पूजनीय था। हवा को स्वच्छ ही नहीं, कीटनाशक भी बनाता था। इसी नीम के पेड़ के ऊपर कवि बसेरा करना चाहता था। गलत क्या था? कुछ भी तो नहीं। लकड़ी के मचान पर बना कमरा, क्यों कह रहे हैं लोग हवा महल उसे? छोटा सा कक्ष ही तो था वो, 10 फुट लंबा, 8 फुट चौड़ा और 8 फुट ऊंचा। शिकार खेलने को नहीं बनाया था मचान। उसके ऊपर से किसी का अहित नहीं होना था। कवि वहां बैठकर केवल कविता करना चाहता था, देना चाहता था, लेना नहीं। देता ही तो है कवि जीवन भर। कवि, साहित्यकार, आलोचक, पत्रकार, चिंतक, क्या सचमुच देता ही है, लेता कुछ नहीं?
उन अधभूखे, अधनंगे, थके मांदे लाखों मनुष्य से जो कविता नहीं कह पाते या समय नहीं पाते इतना कि जान पाए कि कविता कह सकते हैं या नहीं कह सकते। सच पूछे तो अनजाने में कह भी लेते हैं कविता। एक कवि ही ने कहा था ना, कोई कविता हो नहीं सकती उतनी सुंदर जितना होता है एक पेड़। कुछ असभ्य आदिम जन बचाए रखते हैं अनेक ऐसे काव्यात्मक पेड़ों को जिन्हें काटकर सभ्य शहरी बनाना चाहते हैं। कागज, मेज, मकान या कहीं महल। धरती पर टिके नहीं, धरती को फोड़कर भीतर से ऊपर उठने वाले महल ईंट, पत्थर, सीमेंट से चिने और लकड़ी से मढ़े, भीतर और बाहर। कवि ने नहीं काटा नीम का पेड़, वो तो उसके ऊपर वास करना चाहता था। हवा के झोंकों पर झूमकर गीत गाना चाहता था। पूरे परिवेश का परिंदों की तरह जायजा लेना चाहता था। तभी रच पाता ऐसी कविता जो परिवेश से टूटी न होती, एकांगी न होती, सीमित न होती। दृष्टि की सीमा को विस्तार देना चाहता था, बस तनिक सा धरती से ऊपर उठकर। मचान पर बने उस नन्हे से हवा महल में भला कितने पेड़ों की लकड़ी लग जाती, उससे कहीं ज्यादा तो धरती पर टिके मकानों में लग जाती है। फिर गवारा क्यों न हुआ धरती को? क्या ईर्ष्या हो आई उसे? कवि को बांटना न चाहा? सृजन का वो नितांत निजी कक्ष खाली बना रहेगा। सृजन का वो नितांत निजी कक्ष खाली बना रहेगा। ये निर्णय किस शास्त्रीय न्याय की कसौटी पर लिया प्रकृति ने, धरती ने? धरती पर उगा पेड़, पेड़ पर बना मचान, मचान पर बैठा कवि और कवि की लेखनी से बहती कविता। कहीं ना कहीं धरती तो रहती ही उस कविता में, पर शायद उसे श्रोता सहन न हुए। धरती और कविता के बीच के रिश्ते में कोई दखलंदाजी करता, उससे पहले धरती ने अपने कवि पुत्र को अपने में समेट लिया। जो लिखा जा चुका था तब तक लिखा रहे, बस, और नहीं लिखा जाएगा। धरती की अनुमति नहीं है, पर एक कविता है जो लिखी जा सकती है। कवि न रहे तो उसकी स्मृति में कही जा सकती है, कोई भी कह सकता है। जरूरी नहीं है कि वो साहित्यकार, पत्रकार, आलोचक, चिंतक, विद्वान हो। आम आदमी, पाठक, मित्र, बंधु, अनाम संबंधी कोई भी रच सकता है। कवि की याद में हम में से कोई भी पेड़ उगा सकता है। हर कविता की याद में एक पेड़, हर लेख की यादगार एक पेड़, हर कहानी का नाम लेवा एक पेड़, हर पाठक प्रशंसक की तरफ से समर्पित एक पेड़। कितने पेड़ होंगे तब? कितनी लहलहाती कविताएं, कितने अनिर्मित हवा महल, इतने की शाखें खुद बुन लेंगी गुंजलक मचान का। कुछ काटना नहीं होगा, कुछ बनाना नहीं होगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा और धरती लहलहाती रहेगी। जब जब कवि की कविता की पुस्तक पुनः प्रकाशित हो, तब एक पेड़ उगाया जाए, उसके साथ पाला पोसा जाए, रखा जाए संभाल कर, भविष्य निधि की तरह। एक वत्सल निधि बनी है अज्ञेय के नाम पर मैं कहती हूं, हम पेड़ उगाएं और ऐसी वत्सल निधि बनाएं कि उसमें व्याख्यान देने की कभी जरूरत न पड़े। वही अज्ञेय को हमारा अज्ञेय के लिए हमारा समर्पित भाव होगा। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया मृदुला जी इस संस्मरण के लिए और इस भावप्रवण
श्रद्धांजलि के लिए अज्ञे जी को जिस तरह से आपने याद किया, ये दोनों ही रंग हमें देखने को मिले और कम परिचय में दोस्ती संबंध की घनिष्ठता न होकर भी जिस तरह से संस्मरण का एक पूरा विधान आप रचती हैं, वह अपने आप में बड़ा प्रभावकारी होता है। और मित्रों, मृदुला जी के इस संस्मरण में, जिसका टाइटल है एक छाया चेहरे से गुजरी जैसे पत्ता खड़का हो, पूरा एक छाया का एक पूरा सांग रूपक इस संस्मरण में चलता है। और कैसे बाहर जो चेहरे पर जो दिख रहा है और जो अंदर घट रहा है, दो रचनाकार एक दूसरे को जान समझ रहे हैं, वह पूरा दृश्य चलचित्र की तरह हमारे सामने आ जाता है। इसी संस्मरण में मृदुला जी एक जगह लिखती हैं, दोहराव में तिलिस्म नहीं होता। मगर जब जब इनको सुनिए, राजेंद्र यादव पर सुनिए, कृष्णा सोबती पर सुनिए, आज अज्ञे जी पर सुन रहे हैं, किस तरह मृदुला गर्ग का रचनाकार, इनका संस्मरणकार इतना सजग है कि हर बार अपने हर संस्मरण में कुछ नए ढांचे के साथ आता है। तो सचमुच दोहराव से जो बचने की कोशिश है, जो प्रवृत्ति है, वह हमें इनके संस्मरणों में दिखाई पड़ती है। अभी हम खास तौर से संस्मरण तक अपनी बात को सीमित कर रहे हैं। यही बात इनकी कथात्मक दुनिया के लिए भी कही जा सकती है। एक रचनाकार कैसे उन छोटी छोटी बातों को भी लेकर ताना बाना बुनता है और पूरी बात रखता है, जो उससे एक मुकम्मल प्रभाव पड़ता है उस संस्मरण का, वह अपने आप में बहुत कुछ सिखाता भी है हमें और निश्चय ही उस कालखंड में ले जाकर हमें समृद्ध करता है, हमें उस व्यक्तित्व को समझने में मदद पहुंचाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मृदुला जी, आप आई, समय निकाली, और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनकी टिप्पणियां हमें यहाँ मिल रही हैं। मैं कुछ एक अगर कोई प्रश्न करना चाहे तो कर ले। नहीं जी, मैं पूछ लेता हूँ। मित्रों, अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो वे पूछ लें, और तब तक मैं उन मित्रों के नाम ले लूं जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और जिनकी टिप्पणियां मिली हैं। इस बीच अगर कोई प्रश्न आते हों आपके मन में तो निश्चय ही पूछें। मैं एक बार नाम ले लेता हूं। मधु मेहता जी, नीलिमा टिक्कू जी, शहनाज फातमी जी, नीलू पाटिल जी, मधु कांकरिया जी, चंद्रकला त्रिपाठी जी, सुरेंद्र मिश्र जी, सफदर इमाम कादरी जी, उर्मिला शिरीष जी, सोनम तोमर जी, कुछ और नाम, नीलू पाटिल जी, ऋतु माथुर, मधुरा कदम, कुछ एक नाम गलत हो तो माफ कीजिएगा, बाल कीर्ति, कंचन अपराजिता, दीपक कुमार शर्मा जी, रवि के गुप्ता जी, शिखर त्रिपाठी जी और कुछ मित्रगण। अगर आप लोग कुछ सवाल अगर आपके मन में आ रहा हो तो आप पूछें, और इसके बाद फिर हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे। कुछ और नाम मैं ले लूं जो और मित्रगण हैं। अंजू ढड्ढा जी, खुशबू तिवारी जी, अर्चना त्रिपाठी जी, अंशुमती जी, प्रभा मिश्रा जी, पापूरी गोस्वामी जी, विजया सती जी, पूनम अरोड़ा, मीता दास जी, महिमा श्री, अंजना सोलंकी जी, राकेश ठाकुर जी, शाइस्ता अंजुम, रजनी रानी, राजेश्वरी, अनूप कुमार, आरजू, शुभांगी श्रीवास्तव, मदन बिष्ट, अजय कुमार सिंह,
अशोक कुमार, धनंजय सिंह, मोतीलाल दास, अमित मिश्रा और तमाम मित्रगण जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। टिप्पणियां हमें काफी मिली, प्रश्न कुछ इस तरह से तो नहीं आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं मित्रों कि यह संस्मरण आपको उपयोगी लगा होगा और कई लोग इसका पाठ सुनते हुए इस बात को लिख भी रहे थे मृदुला जी कि कैसे वह पूरा दृश्य और वह परिवेश जीवंत हो उठता है। वह आपकी कलम की ताकत है और आपका अपना एक अनूठा पाठ है जिससे हर बार हम लोग चमत्कृत ही होते हैं। सीख तो क्या पाएंगे, बस चमत्कृत होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक आभार। शुक्रिया, शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया इतनी देर मुझे बर्दाश्त करने के लिए। जी जी, एक प्रतिक्रिया आ रही है प्रश्न पर, कोई प्रश्न नहीं है, एक तृप्ति के बाद कोई विकल्प नहीं रह जाते। शुक्रिया, शुक्रिया। जी, शुक्रिया। सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। चलो, नमस्कार।